अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एनालिसिस विद एजाज महर में आज हम बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में। जो 10 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, उनका जो फ़ैसला आया है, तो उस हवाले से वकला की राय मुनक़सम है। हुकूमत काफ़ी मुतमईन नज़र आती है और उनका कहना यह है, शहजाद अकबर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये किसी की जीत नहीं है, किसी की हार नहीं है, जबकि कुछ वकला हजरात जो है उसको एक फ़तेह करार दे रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस था उसको कलदम करार दिया गया है और जो उनको शोकाज़ नोटिस इशू किया गया था वो भी ख़त्म किया गया है। और इस पे कुछ वकला तंजीमों ने 22 जून को जो है वो बड़ा योम तशक्कुर मनाने का ऐलान भी किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि वकला ने अभी शायद वो फ़ैसला पढ़ा नहीं है, क्योंकि असल फ़ैसला तो उस वक्त आएगा जब इसका तफसीली मामलात आएगा जिसकी रीज़निंग शामिल होगी। लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अदालती जो ये फ़ैसला है वो किसी के हक़ में या किसी के फेवर में नहीं है। ये पंजाबी की उस लतीफ़े के मुतरादिफ है जिसमें एक मामला चौधरी साहब के पास चला गया, तो दोनों फ़रीक़ैन की बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जी गलत तुसी भी नहीं हो तो सही ओ भी हन। तो मकसद इस ऐसा तासुर मिलता है इस फ़ैसले से, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर इल्ज़ाम ये था, रेफरेंस ये बनाया गया कि उनके अहले खाना, उनकी जो बेगम है, उन्होंने असासे ज़ाहिर नहीं किए। तो ये कोई उनके मिसकॉन्डक्ट्स के हवाले से कोई इशू नहीं था, ये एक प्रोसीजरल मैटर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जजमेंट ऐसी ही है, ऑलमोस्ट इसको कुछ लोग जो है इस नज़र से देख रहे हैं कि जैसे पनामा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था और उसमें JIT बनाई थी और बाद में वही JIT फिर नवाज शरीफ के गले पड़ी थी। तो उस वक्त तो नवाज शरीफ वालों ने मिठाइयाँ बांटी थी, तो ये भी करीबन उससे मिलता जुलता मामला लगता है, क्योंकि 10 जजों में से 7 जजों ने मुश्तरका तौर पे जो फ़ैसला दिया है मुतफ़िका तौर पे, उसमें उन्होंने FBR को कहा है कि वो उनकी अहलिया और बच्चों के जो असासाजात हैं उसकी जो है वो छानबीन करे और असर नौ कार्रवाई करे, उनको नोटिस भेजे, फिर 60 दिन के अंदर कार्रवाई करे, 75 दिन के अंदर जो है कोई जो भी मामला है उसका फ़ैसला करके वो फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाए और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसकी नज़र में जो भी रिपोर्ट आए उसके बेसिस पे अज़ खुद कार्रवाई करे। और उसमें जो अगर फ़ैसला वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फैमिली के ख़िलाफ़ आता है और वो अपील में जाते हैं, तो उस अपील को भी अदालत ने कहा है कि खातर में नहीं लाना और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके बग़ैर फ़ैसला कर सकती है सुओ मोटो केस की बेसिस पे, मेरिट पे। तो एक तो जो है नया पंडोरा बॉक्स खोला है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने। अभी जो उनकी तलवार सर पे लटक रही है ये वो हटी नहीं है, यानी कि अब फिर नए सिरे से एक मीडिया कैंपेन चलेगी। जब FBR कार्रवाई करेगी तो उसका फिर अलग से एक नया मीडिया ट्रायल होगा। 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया, ये केस चल रहा था। 10 महीने में तक मुख्तलिफ उतार चढ़ाव भी आए। अटर्नी जनरल ने जब एक मौके पे कहा, मंसूर अली ख़ान हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि जी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में बेंच में शामिल कुछ जज हजरात जो है उनको दरख्वास्त बनाने में मदद दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बहतान था जिस पे उन्होंने जजों ने नोटिस भी लिया और फिर बाद में अनवर मंसूर खान से हुकूमत ने इस्तीफ़ा लिया, बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी। फिर प्रोफेसर ND खान साहब के साहबजादे जो है उनको अटर्नी जनरल बनाया गया, खालिद जावेद साहब, उन्होंने माजरत कर ली ये केस जो है लड़ने से और उन्होंने कहा कि जी वो ये केस नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो पहले बयान दे चुके थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो हो रही है हुकूमत की वो गलत है। फिर उसके दौरान हमने देखा कि जी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम साहब जो है वो आए, जो है वो इस्तीफ़ा दे के अपनी वज़ारत कानून जो वज़ीर कानून थे वो, और फिर आके वो केस को दिफा किया। तो ये भी अजीब एक भोंडा मजाक है कौम के साथ कि इतनी फ़ौज पाली हुई है हुकूमत ने डिप्टी अटार्नी जनरल्स की और इतने मार्केट में लोग मौजूद हैं, लेकिन शायद उन्हें कोई अप्रोप्रिएट बंदा नहीं मिला कि वज़ीर कानून को ये दूसरी बार इस्तीफ़ा देना पड़ा। आपको याद होगा कि वो पहले आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के मामले में भी इस तरह इस्तीफ़ा दे के अदालत में पेश हुए थे। तो खैर
बहरहाल उसमें तकरीबन 41 के करीब जो है वो पेशियाँ हुई हैं, जिसके बाद जाके ये फ़ैसला आया है और वो फ़ैसला भी आधा तीतर आधा बटेर वाली सूरत हाल है, यानी कि दोनों फरीकैन बज़ाहिर खुश हैं। तो ये जो नया पंडोरा बॉक्स उन्होंने छोड़ा है, जिसमें जिस तरह JIT जो थी पनामा केस में और वो रिपोर्ट उसकी फिर गले पड़ी, तो क्या इसमें भी ऐसा ही होगा? लेकिन इस बारे में कहना तो अभी कबल वक्त है, लेकिन जिस तरह हुकूमत इसमें इत्मीनान बख्श उनका रवैया है, उससे ऐसा लगता है कि ये जो है वो फ़ैसला जो है वो उनके लिए कोई परेशानी का बास नहीं है। अभी भी गेंद जो है वो हुकूमत की कोर्ट में है और उन्होंने फ़ैसला करना है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जो बेगम है, उन्होंने जो असाजात वाला मामला है, जो ख़रीदी हैं जायदादें, वो यहाँ ज़ाहिर की हैं या नहीं है, कानून के मुताबिक है या नहीं है, वो बाल की खाल उतार के जो है ज़ाहिर है कि जब हुकूमत किसी के पीछे पड़ती है तो फिर अपना काम करके ही दम लेते हैं। सो बहरहाल जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ज़ाहिर है कि कुछ हलकों में तो उनको बड़ा एहतराम की नज़र से देखा जा रहा था और वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के आदमी भी हैं। इंडिविजुअली तौर पे अगर हम उनको देखते हैं तो ये कोयटा की पेशीन की एक रिस्पेक्टेबल फैमिली है। इनके जो मामू थे वो उनकी लंदन से शादी हुई थी और उनकी जो ममानी है वो बलूचिस्तान की वज़ीर भी रहीं। इनके जो फर्स्ट कज़न है वो अशरफ जहांगीर काजी, वो डिप्लोमेट भी रहे और ये ख़ुद वकील रहे। कराची ग्रामर स्कूल से इन्होंने A लेवल और O लेवल किया, फिर उसके बाद लंदन से उन्होंने लॉ की डिग्री ली और फिर आके पाकिस्तान में प्रैक्टिस की। जज बनने से तकरीबन 25-27 साल पहले वो जो है वो प्रैक्टिस करते रहे, लायर थे और फिर हाई कोर्ट के जज बने, वहाँ से चीफ जस्टिस बने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए। तो एक अच्छे वकील के तौर पे भी उनके कारपोरेट लायर थे, एक उनकी रिपूटेशन थी। तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं उनसे मामला बिगड़ा वहाँ से जो उन्होंने जो है जब फ़ैसला दिया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ धरना दिया था फैज़ाबाद में, तो वो धरना ख़त्म कराने के लिए उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो ISI ने किया था और ISI के एक बावर्दी जनरल को उसमें देखा भी गया कि वो पैसे बांट रहे थे धरने वालों में। तो वो एग्रीमेंट जब हुआ तो उसके जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपनी जजमेंट में लिखा था कि जो फ़ौज का मैंडेट है, जो उनका हलफ है, उनको वो याद करना चाहिए और उसके मुताबिक सियासत में वो मुदाखलत नहीं कर सकते। तो रियासत के ऐसे इदारों को अपने हलफ की पासदारी करनी चाहिए। जब ये इल्ज़ाम लगा तो उसके बाद एक मखसूस माइंड सेट वाले लोग जिन्होंने कहा कि जी ये तो अब ISI के ख़िलाफ़ दुनिया में जो है पता नहीं क्या आग भड़केगी, भारत इस मामले को उछालेगा और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उसमें एक टूल बने हैं, पता नहीं क्या क्या, बहरहाल तोहमतें दर तोहमतें वो लगती रहीं। और इस तरह बहुत सारे मामलात में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो रवायती एक जुडिशल सिस्टम हमारा रहा है उससे हट के आइन और कानून के मुताबिक अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले दिए जो शायद कुछ हलकों को अच्छे न लगे। और फिर उन्होंने कहा कि अगर ये जज बेंच पे रहेंगे और अभी उनको कुछ अरसा रहना भी है तो ये उनके लिए शायद दर्द सर बने रहें। तो लिहाजा उनको सदर आरिफ अलवी जो ख़ुद अदलिया के आज़ाद अदलिया के नारे मारते थे, अब बैठ के फरमाइश पे एक महज जो है वो फिल्म सी किस्म के ग्राउंड पे वो मोअज़्ज़ज़ जज के ख़िलाफ़ उन्होंने एक रेफरेंस भेज दिया। उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस हुए अदालत में कि जो ये असेट्स रिकवरी यूनिट है, क्या ये उसका मजाज एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन की या एविडेंस कलेक्ट करने की, या उनको कैसे ये कह सकते हैं। तो बहरहाल बहुत सारे उसमें इश्यूज़ हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट की जो अभी तफसीली जजमेंट आएगी तो उसमें ये चीज़ें वाज़ेह होंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फ़ैसला दिया है ये कुछ कानूनदानों की नज़र में अच्छा नहीं है। उन्होंने एक जो है वो सर पे तलवार जो लटक रही थी उसको लटकने दिया है और एक नया पंडोरा बॉक्स जो है वो खुल सकता है इसके आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होंगी। तो बहरहाल अभी देखते हैं कि ये नया खेल क्या खेलते हैं। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा
असल में जो लॉ पूरी कम्युनिटी जो है उनके साथ खड़ी है, वकील बरादरी भी, तो आगे ये केस जो है कौन सी करवट लेता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।